तो क्या आपका कर्ज अदा हो गया? नहीं हुआ। जब तक के पूरा समाज रहेगा कोर्कू की सोच से खड़ा नहीं होता तब तक के हमारा काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि रेंगा कोर्कू को आदिवासियों के नाम पे राज्य नहीं होना था, आदिवासियों का राज्य होना था। 6 भाषाएं जानते थे रेंगा कोर्कू, अंग्रेजी भी जानते थे, कोर्कू भाषा भी जानते थे, भिल्ल भाषा भी जानते थे, गोंडी भाषा भी जानते थे और खास बात जानवरों की भी भाषा जानते थे रेंगा कोर्कू। ऐसा आदमी भारत के इतिहास में नहीं है जो जानवरों की भी भाषा जाने। लोग बोलते थे रेंगा कोर्कू अनपढ़ है, वह अंग्रेजी जानता था। वो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान, इतना चपल, इतना चतुर कि भगवान टंट्याभील का सबसे बड़ा दाहिना हाथ यानी भगवान रेंगा कोर्कू। टंट्याभील तो ऑर्डर करते थे लेकिन फैसला तो रेंगा कोर्कू करते थे। किसको सजा देना है इसका काम रेंगा कोर्कू के हाथ में था। कौन से गांव में जाना है, कौन से साहूकार को लूटना है, कौन से साहूकार ने अपने ऊपर अन्याय किया उसके खिलाफ में कैसी बगावत करना है, ये तैयारी रेंगा कोर्कू की थी। आपने बहुत बड़ा काम किया है कि आज यहां के जमीन के मालक को तुमने वहां खड़ा किया है। गवर्नमेंट अगर हटाना भी चाहिए तो नहीं हटा सकेगी क्योंकि रेंगा कोर्कू इनका बाप है। रेंगा कोर्कू के पुतले को हाथ लगा के तो पता है। जो समाज में कुछ लोग हैं उनको लगता है सब नेताओं के भरोसे हो रहा है, गलत। नेताओं ने भी आदिवासियों का साथ नहीं दिया और भगवान ने भी आदिवासियों का साथ नहीं दिया। साथ दिया इन भगवानों ने। ये जिनके फोटो लगे हैं ये है अपने ओरिजिनल भगवान। अगर ये तुम्हारे लिए मरते नहीं तो आज तुम यहां बैठ नहीं सकते थे। यहां पर तुम्हारे बदन पे कपड़े नहीं होते थे, पेट में रोटी नहीं होती थी। ये वो भगवान है। रेंगा कोर्कू को कोई नहीं जानता था। रेंगा कोर्कू का नाम तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में दबा दी थी कि रेंगा कोर्कू कौन है। ये रेंगा क्या होता है? गोंडी में रेंगा को बेर बोलते हैं और जो सबसे ज्यादा पॉइजनस बेर होता है जिसको सिर्फ खाए तो मर जाता है। ये बातें सिर्फ आदिवासियों को मालूम थी। इसी मेलघाट में राम का एक अवशेष मिलता है कि राम बीमार हो गया था और यहां पर शबरी माता थी। वो शबरी माता के पास में राम भगवान का इलाज करने के लिए लेके जाया गया। शबरी माता रावण की मौसी थी। वो उसके पास में गए। 12 किस्म के बेर होते हैं। 6 किस्म के बेर खा सकते हैं और 6 किस्म के बेर नहीं खा सकते। गोंडी में बेर का मतलब होता है रेंगा। जो बेर सबसे ज्यादा पॉइजनस है उससे आदमी मर जाता है। जो सबसे ज्यादा मीठा है उससे आदमी को कुछ होता नहीं, खा लेता है। लेकिन एक बेर ऐसा भी है जो तुम्हारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। आपने जो अभी ये जो आया था तुम्हारा, क्या आया था अभी बीमारी, कोरोना आई थी। ये कोरोना काल ऐसे आदिवासियों ने कई देख लिए। आदिवासियों को कोरोना वरुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके शरीर में उतनी ताकत थी। अकेले मेलघाट में सिर्फ 63 लोग मरे। 63 लोग, इतने बड़ी जनसंख्या में 63। और जाके इंदौर में देखो 4400 लोग मरे। उत्तर प्रदेश में देखो जहां पे गंगा मैया की पूजा करते हुए हजारों लोग मरे और उनको पानी में डाल दिया गया। लेकिन आदिवासियों के क्षेत्र में नहीं हुआ क्योंकि आदिवासी उसको मानता है, कुदरत को मानता है। रेंगा कोर्कू के सामने किसी ने बोला अरे ऊपर वाला है, ऊपर वाला सब तय करेगा। रेंगा कोर्कू ने पूछा आप तो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले को देखे क्या? तो बोले नहीं। तो भगवान रेंगा कोर्कू ने बोला बे ऊपर वाला छोड़, ऊपर वाली भी तो हो सकती है। हमारी संस्कृति में मां का सबसे बड़ा स्थान है। पहले आप याद करो दूल्हे के घर में दुल्हन की बारात आती थी। पता लगाओ आप, आज से 150 साल पहले। सही बात है। यह है आदिवासी संस्कृति।
ये जो मेलघाट है, यहाँ पे मेघनाथ के नाम से था, इसको मेलघाट कर दिए इन्होंने। यहाँ रावण का परिवार रहता था, जो तुम्हारे वंश का है, हमारे वंश का है। पहले हमको असुर बोलते थे। ये पहला मेलघाट क्षेत्र है जहां पर रावण के लड़के की पूजा होती है, मेघनाथ की पूजा होती है। ये लोग मेघ बोलते हैं पानी बरसने को, लेकिन आदिवासी संस्कृति में अलग है। हम झाड़ों की पूजा करते हैं, शेर की पूजा करते हैं, हम अपने गण की पूजा करते हैं, हमारे जो पूर्वज है उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान रेंगा कोरकू ने पूछा पंडा से, तू ऊपर वाला बोल रहा है, बे ऊपर वाली भी तो हो सकती है, क्यों? जो वो पुरुष ही हो सकता है क्या, महिला क्यों नहीं हो सकती? तेरे को पैदा किसने किया? रेंगा कोरकू ने बोला, मां ने। तूने दूध किसका पिया? मां का। तेरे को 9 महीने किसने रखा पेट में? मां ने। तो उससे बड़ा कौन हो सकता है? और इसलिए आदिवासी संस्कृति में मां का भगवान से बड़ा स्थान है। यह बात रेंगा कोरकू ने समझा है। जो आदमी महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, पहले यहां पे राज था जिसका नाम है ताड़का। ताड़कासुर जानते? ताड़कासुर आदमी का नाम नहीं था, औरत का नाम था ताड़कासुर, जिसका राज्य चलता था। आदिवासी महिला थी। अब तो हमारे को उल्टे सीधे समझा रहे हैं लोग। कोई भी आबा बाबा आता है, वो आदिवासियों को समझाता है, ऐसा नहीं ऐसा है। मेरा तुमसे सवाल है, अपने दिल पे हाथ रखो और दिल से पूछो कि तुमको जमीन किसने दिया? तुम जिंदा किसकी वजह से हो? आज तुम्हारे पास जमीन नहीं होती तो जंगल में नंगे पड़े रहते हैं आप जैसे बेचारे और भी आदिवासी भाई आज उस हालत में है। उस पर इतनी गर्मी, ये राठवा है, ये फलाना है, ये फलाना कोरकू है, ये फलाना तेरे बाप ने बनाया क्या? ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये राजनीतिक खेल है, तुमको बांटना चाहते हैं। ये जमीन कोरकुओं की है या जनसंख्या कोरकू की है, तो सत्ता भी कोरकू के हाथ में आना चाहिए, आदिवासियों के हाथ में आना चाहिए। कोरकू के 2 मतलब होते हैं। कोरकू, कोर यानी जंगल। आपको भी सुने होंगे इंग्लिश में ये लोग बोल रहे हैं कोर, बफर जोन, कोर जोन। कोर यानी जंगल, जंगल का मालिक कोरकू, कू यानी मालिक। ये असुरी भाषा में बोलते हैं इसको कोरकू। यही आदिवासियों के पास में, यही कोरकुओं के पास में भगवान बुद्ध ने भी सीखा। यहां अलार कलाम नाम का आदिवासी आदमी था जिससे भगवान बुद्ध ने साक्ष्य ज्ञान का पाठ पढ़ा। भगवान बुद्ध, जिसको पूरा विश्व जानता है, वो आदिवासियों से सीख कर गया है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन साथियों, हमको अब कोरकू के नाम से नहीं जाना जाता है। कोरकू सिर्फ इसलिए पहचाना जा रहा है पूरी दुनिया में क्योंकि यहां पर मेलघाट में बच्चे भूख से मरते हैं, कुपोषण से मरते हैं। मेलघाट इसलिए बताया जाता है, ये मेलघाट का क्षेत्र है। ये 1.5 तलाई जो है, ये मेलघाट का ही क्षेत्र है। आपके भाई है 10 किलोमीटर पे, जाओ धारने पे देख लो। वहां पे 3-3 साल तक के बच्चों का नाम नहीं रखते। इसलिए नाम नहीं रखते क्योंकि विश्वास नहीं रहता ये बच्चा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। ये हालात हमारे हैं। ये जितना आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ भील, गोंड, कोरकू रहते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा एनजीओ चलते हैं, प्राइवेट संगठन चलते हैं। उनको फॉरेन से पैसा आता है तुम्हारे नाम पर, और ये प्राइवेट संगठन के लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं, जो आदिवासियों के नाम से पैसा ला रहे हैं। और जो आदिवासी है उसके बदन पे कपड़े दिए, बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे शहर में जा रहा है गड्ढा खोदने के लिए। कोरकुओं को इसलिए नहीं पहचाना जाता कि कोरकुओं की संस्कृति है। आपके पास तो किताब भी नहीं है, अभी आपको मालूम भी नहीं कि आपका क्या नाता था रेंगा कोरकू से।
ये मिशन की बदौलत, जो मिशन हम लोग चला रहे हैं, इसकी बदौलत आज रेंगा कोरकू को आप लोग नहीं, आज पूरे देश में रेंगा कोरकू को पहचाना जा रहा है। और उससे बड़ी बात बता रहा हूं, अमेरिका के भी आदिवासी रेंगा कोरकू को समझने लग गए हैं। ये देर तलाई के आदिवासियों की बात नहीं कर रहा, दूसरे देश के भी, पाकिस्तान के भी आदिवासी आज रेंगा कोरकू के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर ये आदमी क्या था जो जानवरों की भी भाषा बोलता था, अंग्रेजी भी बोलता था, कोरकू भाषा भी बोलता था, भिल्ली भाषा भी बोलता था, गोंडी भाषा भी बोलता था। इतनी भाषाओं का ज्ञान अनपढ़ आदमी को कैसे है? जिससे भगवान टंटे भील सलाह लेते थे, वो आदमी क्या था जिसकी वजह से कम 4 लाख हेक्टेयर जमीन मिली तुम्हारे को? किसी आमा मामा ने नहीं दिया, ये टंटे मामा ने दिया है, रेंगा कोरकू ने दिया है। अब रेंगा कोरकू के खून के लोग, रेंगा कोरकू के वंश के लोग उसी के साथ बेईमान हो गए। वो शर्माता है, अरे रेंगा कोरकू का फोटो लगाऊंगा तो कौन क्या बोलेगा? अबे तेरे बाप का नहीं है, देश के बाप का है वो फोटो। इस देश में सबसे बड़ी हथियारबंद लड़ाई 24 साल तक के रेंगा कोरकू और टंटा भील के नाम है। ये मामूली नाम नहीं है। यही रेंगा कोरकू और टंटा भील से प्रेरणा लिया था भगवान बिरसा मुंडा ने। उस वक्त जब उसकी उम्र 15 साल थी, पेपर में छपा था कि इंडियन रॉबिन हुड इज नो मोर, यानी जो रॉबिन हुड है, जो दाता है, भगवान है इनका, जिंदा भगवान, लिविंग गॉड बोलते थे इनको। अंग्रेज रेंगा कोरकू को, टंटा भील को लिविंग गॉड, जिंदा भगवान बोलते थे। किसी को नहीं बोले। वो पेपर में न्यूज पढ़ा बिरसा मुंडा ने, तब उसके मन में लगा कि जो काम भगवान टंटा भील ने अधूरा छोड़ा है, जो रेंगा कोरकू ने अधूरा छोड़ा है, वो काम मैं आगे लेके जाऊंगा। इसलिए टंटा भील रेंगा कोरकू से प्रेरित होकर भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया, और वही आंदोलन की वजह से आज तुम्हारे पास जमीन आई, तुम्हारे पास नौकरी आई, तुम्हारी पहचान है, तुमको देश में पहचानते कि आदिवासी। तुम्हारी जो भाषा है, जो कोरकू भाषा है, ये संस्कृत भाषा से भी पहले की भाषा है। संस्कृत भाषा तो आर्य के पहले बाद में आई, 4000 साल पहले, लेकिन कोरकू भाषा इस जमीन पे 10,000 साल पुरानी है। अगर कोरकू भाषा 10,000 साल पुरानी है तो कोरकू इस जमीन का, इस देश का मूल मालिक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मेरे लिए, आपके लिए, पूरे संगठन के लिए यह बहुत बड़ा दिन है कि आप लोगों ने बहुत बड़ी महान आत्मा को यहां पर बिठाया है। बहुत बड़ी चीज आप लोगों ने की है। मैं उन कार्यकर्ताओं को सल्यूट करता हूं, उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। जो काम अपने नेताओं ने नहीं किए, जो किसी मंत्री ने नहीं किया, किसी आबा बाबा को बुलाते हैं, उसके लिए पूरा जम के पैसा खर्चा करते हैं हमारे मंत्री, हमारे समाज के विधायक पैर पड़ते हैं उसके। अबे उसके पड़ना जो तेरा बाप है, जो तेरा भगवान है, जिसकी वजह से तेरा वजूद है, जिसकी वजह से तेरे को आरक्षण मिला, जिसकी वजह से तेरे को संरक्षण मिला, जिस वजह से तेरे को पहचाना जाता है कि तू कोरकू है, तू आदिवासी है। अगर रेंगा कोरकू नहीं होता तो देश में कोरकू नहीं होते। ये वो नाम है जिसका खून भी आप लोग अपना लगा दोगे तो उसका कर्ज नहीं चुका सकते आप। लेकिन एक षड्यंत्र रचा गया कि आदिवासी के जितने महापुरुष हैं उनका इतिहास दबाया गया, जला दिया गया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भगवान टंटा भील का फोटो नहीं मिला, रेंगा कोरकू का फोटो नहीं मिला। ये तो अपुन ने अभी लाया है, रेंगा कोरकू का फोटो छान के लाया। अमेरिकन साइंटिस्ट से मांगे हमने, अंग्रेज लोगों से मांगे, जो अंग्रेजों ने यहां पर लाया। ये बड़ी बात है। अभी तो फोटो आई है, अभी पुतला बैठा है, अब समाज में लाखों रेंगा कोरकू हो जाएंगे तो इनका क्या होगा रे कालिया। एक रेंगा कोरकू था तो यहां से लेकर पूरा सतपुड़ा पहाड़ से लेकर सह्याद्री तक हिला दिया था।
अब लाखों रेंगा कोरकू हो जाएंगे तो क्या होगा? अब तो बिरसा मुंडा भी है, अब तो टंट्या भील भी है, और कुछ कुछ जगह अम्बेडकर भी है। लेकिन एक बात बड़ी प्रॉब्लम है, अपने समाज का पढ़ा लिखा आदमी समाज में अपने आप को बहुत दूर करता है। वो जात छुपाता है, अपने नाम बदलता है, आरक्षण समाज का लेता है और नाम छुपाता है कि मैं आदिवासी हूं, मैं कोरकू हूं। अबे इतनी बेईमानी! तू तो साला कुछ भी नहीं, रेंगा कोरकू होता तो तेरी तो गर्दन ही छापते। उस समय वो हाथ काटते थे, सजा देते थे जो बेईमानी करता था समाज के साथ। अब तुम इतनी बड़ी बेईमान कि समाज का आरक्षण ले रहे हो, समाज के बदौलत घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, हजारों रुपए तुम पेमेंट ले रहे हो, फिर भी अपने आप को छुपा रहे हो कि मैं आदिवासी हूं करके। ये गद्दारी नहीं होना, गद्दारी स्वीकार नहीं की जा सकती। समाज में रहना है तो समझदारी और ईमानदारी, ये दो गुण रेंगा कोरकू ने बोला है कि जो अपने समाज से ईमानदार है, जो सामाजिक समझदार है, वही समाज को चला सकता है। साथियों, अपना जो मिशन है बिरसा ब्रिगेड, ये जो जैस है, जैस के बच्चों को तैयार करने का काम, उनके दिमाग में डालने का काम, उनको फील्ड में लाने का काम, इसमें एक बहुत बड़ा रोल आप बिरसा मुंडा का, बिरसा ब्रिगेड का देखोगे। पूरे मध्य प्रदेश में भगवान टंट्या भील के बारे में बोलने से डरते थे लोग। अरे तो डकैत है, रेंगा कोरकू को चोर और डकैत बोलते थे, साले अपने ही लोग। अबे तेरा बाप है वो, इस देश का बाप है, इतने दिन लड़ने वाला आदमी मामूली नहीं हो सकता। तू तो 20 मिनट समाज के लिए नहीं लड़ा है, 20 मिनट के लिए तू समाज की लड़ाई नहीं लड़ा है, उसने तो 20 साल अपने जिंदगी के हथियार बंद पकड़ के लड़ाई लड़ा है। मामूली बात है, उधर बंदूक और इधर तीर धनुष भाला। आपको मालूम नहीं है, रेंगा कोरकू तलवार चलाना नहीं जानते थे, लेकिन रेंगा कोरकू ढाल चलाना जानते थे। रेंगा कोरकू का मानना था जिसको ढाल चलाना नहीं आता उसको तलवार की कोई कीमत नहीं है। अबे बचेगा तो लड़ेगा, बचेगा ही नहीं तो लड़ेगा कैसे? तो आज हमारे सामने ये सवाल है कि ये समाज जिंदा कैसे रहेगा, इस समाज की आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेगी। अब तो ये देश बोल रहा है, ये लोग बोलने लगे तुमको वनवासी, आदिवासियों को वनवासी बोल रहे। जंगल में शेर भी रहता है, सुअर भी रहता है, आदिवासी भी रहता है, बोल किसको रहे? ये वनवासी बोल रहे हैं। सरकार ने 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये दे दिया हलफनामा कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। इसका मतलब ये होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये मामूली षड्यंत्र नहीं है, ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र है। ये छोटे छोटे विधायक बनना है, मंत्री बनना है, जिला पंचायत बनना है, इसको क्या करेगा? मैं तो अध्यक्ष हूं, मैं तो सेक्रेटरी हूं, अचार डालेगा। अबे यहां ही नहीं रहेगा, तेरे दिमाग में कोई सोच ही नहीं रहेगी तो क्या करेगा? थोड़ा रेंगा कोरकू बन के देख, तेरे को समझ में आ जाएगा दाल आटे का भाव, कैसी जिंदगी होती है। तुम्हारे सच्चे बेटे को बोलो, तुम्हारे बच्चे को बोलो, तुम्हारे भाई को बोलो कि मेरे लिए तू फांसी पे चढ़ जा, चढ़ेगा क्या? लेकिन समाज के खातिर फांसी पे चढ़ा देगा कोरकू। ये तो जैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे चढ़ाया गया था, वैसे रेंगा कोरकू खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ा। बोला मैं मेरी समाज से ईमानदारी कर रहा हूं, इस बात का गर्व है। मैं मर जाऊंगा इस बात का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मेरी सोच मेरे आने वाली कौम, मेरे आने वाली पीढ़ी चलाएंगी, इसका मेरे को पूरा यकीन है। मैं जानता हूं मेरे आदिवासियों का खून गद्दार नहीं है, ये ईमानदार खून है। ऐसी सोच किसी एक आदमी के बारे में नहीं सोचा, भील के बारे में नहीं सोचा, रे कोरकू के बारे में नहीं, पूरे समाज के बारे में सोचा। समाज यानी कोरकू नहीं, पूरे आदिवासियों के बारे में सोचा। ये बहुत बड़ी चीज है भाई, समाज भगवान से बड़ी चीज है।
एक आदमी आता है, पूरी जिंदगी समाज के लिए लड़ता है और हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में ले लेता है। किसके लिए? समाज के लिए। इतना महत्व है समाज का। समाज तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है। आदिवासियों के जीवन में भगवान से बड़ी चीज है समाज। आप जिंदा हो समाज की वजह से हो, भगवान की वजह से नहीं। तुमको बताया जाता है ये भगवान आए थे धरती पे, वो भगवान आए थे। हम बोले, विज्ञान बोलता है, साइंस बोलता है कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था, तब से आदिवासी रहता है। भगवान से पहले पैदा हुआ है आदिवासी। ये सच्चाई है, एंथ्रोपोलॉजी बोलती है। इस इतिहास को समझो, इस बात को समझो। तुम किसकी औलाद हो इस बात को समझो। तुम्हारी संस्कृति क्या है उस बात को समझो। तुम्हारी पहचान क्या है उस बात को समझो। मैं देख रहा था यहाँ पटेल महापंचायत, पटेल सरकार। अब ये किसने बनाया? तुम्हारे बदन में तो कपड़े नहीं थे, भाग रहे थे तुम जंगल की तरफ। तुम्हारी माँ बहनों को ब्लाउज पहनने की परमिशन नहीं थी। तुमको पटेल किसने बनाया? नंगे आदमी से आदमी किसने बनाया? उस भगवान का नाम है शहीद क्रांतिवीर रेंगा कोरकू। वो लड़ाई लड़ा। आज जो हमारी मां बहनें ब्लाउज पहन रही है ना, ये रेंगा कोरकू की देन है। जाओ नहीं तो देखो गढ़चिरौली में, इधर बस्तर में देखो, मेलघाट में जाओ, धारनी में जाओ। आज भी हमारी महिलाएं, बहुत पुरानी बुढ़िया जो है, वो ब्लाउज नहीं पहनते हैं डर के मारे। अरे कौन नहीं चाहता इज्जत की जिंदगी? लेकिन हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने की भी परमिशन नहीं थी। जिस आदमी ने, जिन लोगों ने यह आदेश निकाला था, मैं बता रहा हूं आपको, उन लोगों को रेंगा कोरकू ने मार डाला। ताली नहीं बजाना, क्योंकि तुम कर नहीं सकते उसके जैसे। सिर्फ ताली बजा के फर्ज पूरा मत करो। तालियां तो वो लोग बजाते हैं जो मर्द भी नहीं है, और तो वो चक्कर में मत पड़ो। अपन बहुत बड़े आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, चिल्लर आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भगवान रेंगा कोरकू के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अभी गया, मैं देखा, मेरे हाथ से आंसू आ गए। मेरी मेहनत सफल हुई। मैं चाहता था इस समाज को पता चले कि इनका बाप कौन है। मैं चाहता था इस समाज के वजूद को खड़ा करना, इनकी पहचान को खड़ा करना। जिन्होंने उंगली नहीं कटाए उनके नाम शहीदों में है। हमारी तो पूरी कौम की कौम शहीद है। हमारा इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। हमको कोई भी आता है बताता है राष्ट्र सेवा, राष्ट्र तेरे बाप का राष्ट्र है। अबे ये देश आदिवासियों का है, यहाँ का मालिक आदिवासी, ये जल जमीन जंगल का पहला हकदार आदिवासी। उसी लड़ाई को पूरी किए थे टंटाबिल ने, उसी लड़ाई को बिरसा मुंडा ने लड़ा, उसी लड़ाई को भगवान रेंगा कोरकू ने लड़ा, बाबूराव शर्मा के ने लड़ा, राघोजी भांगरे ने लड़ा। ये दो पहाड़ों को याद रखना। भारत में दो पहाड़ बहुत प्रसिद्ध है, पहला सह्याद्री और दूसरा सतपुड़ा। यही तुम्हारा शंकर भगवान भी है। क्या हालत कर दी हमारे भगवान की? कपड़े नहीं पहनने दिए उसको, उसके गले में सांप डाल दिए, हाथ में त्रिशूल दे दिए और ले जाके अमरनाथ में बिठाए बर्फ में। अबे तो तांडव नहीं करेगा क्या? यानी तुम्हारे भगवानों की क्या पोजीशन है? पहले हम लोग, हमारे लोग शिव को महादेव बोलते थे। क्या बोलते थे? लेकिन जब इन लोगों के हाथ में सत्ता आई, इन्होंने उसको महेश बना दिया। महादेव यानी देवों का देव, गॉड ऑफ गॉड, भगवानों का भगवान, लेकिन उसको महेश बना दिए। हमारी टीम में जब महादेव था तो पहले नंबर का प्लेयर था, टीम का कैप्टन था। जैसे सत्ता उनके हाथ में चले गई, उन्होंने उसको ब्रह्मा विष्णु महेश तीसरे नंबर का प्लेयर बना दिया। तो भगवान को नहीं छोड़े इन्होंने, महादेव को नहीं छोड़े, तो तुम कौन सी खेत की मूली है? तो समझो इस देश में षड्यंत्र क्या चल रहा है। इस देश में तुम्हारे खिलाफ में क्या षड्यंत्र चल रहा है, तुम्हारे बच्चों के खिलाफ में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश वो राज्य भाई जहां हर एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मजदूर है, और वो मजदूर आदमी कोई दूसरा नहीं, आदिवासी है, दलित है, ओबीसी है। मजदूर पैदा करते हैं यहाँ पर।
यहाँ का मजदूर पूरे देश में काम करने जाता है। मंडला का मजदूर जाता है, मेलघाट का जाता है, जबलपुर का जाता है। सबसे ज्यादा मजदूर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को जो बड़े ठेकेदार, इंजीनियर, बड़े लेवल के जो लोग हैं, उसको मजदूरों की मंडी बोलते हैं। विकास की बात करते हैं, शादी करने के लिए पैसा दे रहे हैं, मैयत करने के लिए पैसा दे रहे हैं, वे जीने के लिए कब देगा? योजना देखो कितनी खतरनाक। अगर किसान ने फांसी लगाया तो 4 लाख, जीते जी 2 लाख भी नहीं मिलेंगे। यानी फांसी लगाने के 4 लाख। सरकार आदिवासियों के लिए योजना लाई, गाय पालो, गौ माता है। रेंगा पुरकू की बात बताता हूं, शायद आपको नहीं मालूम, आज भी मेलघाट में अपने लोग बैल की भी पूजा करते हैं और भैंस की भी पूजा करते हैं। जाओ देखो, तुम झारखंड में जाओ, आदिवासी आज भी भैंस की पूजा करते हैं। सब लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है। भगवान रेंगा पुरकू पूछते हैं, उन्हीं का देख के बिरसा मुंडा ने बोला। भगवान रेंगापुर को पूछते हैं, गाय तेरी माता है तो भैंस का दूध किधर जाता है? अगर गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि वो काली है, इसलिए तू मां बोलने से डर रहा है उसको। अभी मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में 2 आदिवासियों को बजरंग दल के लोगों ने मार दिया। उनका अपराध ऐसा ही था कि उनके थैली में गाय का गोश्त मिला। वो गरीब आदिवासियों को खाने को कुछ नहीं था, मेहमान आए थे, बकरे का मटन खिलाने की उसकी ताकत नहीं थी। उसने बोला आदिवासी तो आदिवासी है, सुअर भी खाता है, गाय भी खाता है, आदमी को भी खा सकता है। आदिवासी जंगल के लोग हैं। उसके थैली में मिल गया 4-5 किलो गोश्त। उसको इतना बेरहमी से मारे, उसका वीडियो बनाए। मैं भी गया था उस मोर्चे में, बहुत दुख हुआ कि खाने के लिए मारा जाता है आदमी को, आदिवासियों को मारा जा रहा है। फिर मैंने एक सवाल रखा हुआ, मैं सबसे पूछता हूं ये सवाल, ये भगवान रेंगा पुरकू का तर्क है, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे भगवान रेंगा पुरकू का सवाल है। अब अगर हम गाय को मां बोलते हैं अपनी, ठीक है, गाय को नहीं काटना चाहिए, ये बात सही बात है, मां बोलते हैं। अपनी मां के दूध का सौदा करना चाहिए क्या? अपनी मां के दूध का घी बनाना चाहिए क्या? अपनी मां के दूध का पनीर बेचना चाहिए क्या? और उसका मार्केट में सौदा करेंगे? है किसी में हिम्मत कि अपनी मां का दूध बेचे? ऐसा भी एक तर्क सामने आता है। ऐसे कई आदिवासियों के गांव है जहां दूध की चाय नहीं पीते हैं, अपने बच्चों को गाय का दूध भी नहीं देते हैं। आदिवासी लोग 2 साल के नीचे का बकरा काटते नहीं है, क्योंकि उसको जीने देते हैं। आदिवासी लोग झड़ती करके खाते हैं। झड़ती का मतलब है उसकी बॉडी परमिट कर रही है क्या? ये साइंस है। ये कहां से आया है? किसने लाया है? कौन से बाबा ने लाया? तुमको आते हैं रामदेव बाबा वाले लोग, ये खाओ, ये वाला वो करो, पेट अंदर करो। आदिवासियों के बीच में मैंने अभी आते आते देखा, वहां पे काय का कैंप लगा था। वहां अभी बोर्ड देखा मैंने, ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर, जहां लोगों को खाने को नहीं है, वहां रक्त देने की बात कर रहे हैं। फिर मैं थोड़ा रुका, ठाकुर दादा 20 मिनट लेट हुआ, मैं थोड़ा रुका और उनसे पूछा कि भैया ये रक्तदान का मतलब क्या है? अरे मैं तुम्हारा वीडियो देखा हूं सतीश बाबू, तुम वही दाढ़ी वाले हैं। मैंने बोला वही हूं। मैंने बोला मामला क्या है? यहाँ तो साला अपने लोगों को खाने को नहीं है, खून कैसे दे रहे भाऊ? 800 मिल रहे, 800 रुपए मिल रहे एक बॉटल खून देने के। डॉक्टर क्या बोलता है? खाना खाएगा तो खून बढ़ेगा, लेकिन सरकार बोल रही है देखो खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ये हालत होगी तुम्हारे समाज की कि काम नहीं है तो खून बेच रहे हैं। ये आदिवासियों का खून इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं।
खून को 800 रुपए देते हैं और 8,000 रुपए में खून बेचा जा रहा है आदिवासियों का, क्योंकि उसकी बॉडी में रजिस्टरिंग पावर ज्यादा होता है। उस खून को ट्राइबल ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, उसका धंधा चल रहा है। आदिवासी बच्चियों की किडनी बेच रहे हैं, कोई अपनी किडनी बेच रहा है, कोई अपनी आंखें बेच रहा है। क्या चल रहा है? कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। जमीन होना तो आदिवासी की ले, लड़की होना तो आदिवासी की ले, किडनी होना तो आदिवासी की ले ले, खून लेना है तो आदिवासी का ले ले, वोट भी लेना है तो आदिवासी का ले ले। ये हालत बना दी है हमारी। हमको सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बनाया है। सब्स्टिट्यूट ह्यूमन का मतलब होता है पर्यायी मानव, दूसरों को जिंदा रखने के लिए। मजदूरी आदिवासी करता है, माल दूसरा कमाता है। जमीन आदिवासियों की है, रिजोर्ट कोई दूसरा चलाता है। जंगल आदिवासी का है, आरा मशीन किसी की है। खान आदिवासियों का है, कोयला खदान किसी दूसरे का है, अंबानी का है, अडानी का है। तुम्हारी जमीन को बेचा जा रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि आदिवासी की जमीन सस्ती है। किसी पटेल भाई की, किसी ब्राह्मण भाई की रहेगी तो वो 1 करोड़ की, और आदिवासी की है तो 10 लाख। तो सरकार ने देख ली, अबे ये भी जमीन में गेहूं उगता है, वो भी जमीन में गेहूं उगता है, उससे बेहतर है कि अपन आदिवासी की जमीन पे नजर मारो। तो ये लोगों ने आदिवासी की जमीन को टारगेट कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहला कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा किया। ये सरकार ने लैंड बैंक बनाई है। पैसे का बैंक तो सुने होंगे तुमने, मनी बैंक, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने लैंड बैंक बनाई है। किसकी जमीन है ये? मध्य प्रदेश किसका है? तुम किसकी जमीन बेच रहे हो? तो बताओ तो सही। 15 सालों में 27% जमीन आदिवासियों की खत्म हो गई है। ये 15 सालों में 8% जनसंख्या आदिवासियों की खत्म हो गई है। ये समझ में आता है कि आदिवासी रोजी रोटी के लिए ये प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गया होगा। ये समझ में आता है। मर गया होगा, कोई क्रिश्चियन बन गया होगा, कोई मुसलमान बन गया होगा, कोई हिंदू बन गया होगा। आदमी चाह सकता है इधर से उधर। जमीन कहां जाएंगी? जमीन को पैर है क्या? जमीन गायब हो गई आदिवासियों की। आदमी गायब हुआ ये समझ में आता है, अब तो आदिवासियों की जमीन भी गायब हो गई। तुम लोग सुरक्षित नहीं है। एक आदिवासी का बच्चा मरता है तो वो स्कूल से नोटिस आता है, आश्रम स्कूल बोलते हैं जिसको। आपकी तरफ क्या बोलते हैं? आदिवासी बच्चों का जो स्कूल चलता है उसको क्या बोलते हैं? छात्रावास। वो अनुसूचित जनजाति का, आदिम जाति छात्रावास। बच्चा मर गया तो 40,000 का चेक भेजते हैं तुमको। सांप काटा मर गया बच्चा तो 40,000 देती है गवर्नमेंट। तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत कितनी? 40,000। ईद का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है। तुम्हारे बच्चों की जान की कीमत जानवरों से भी कम हो गई है, तब भी हमारा नेता कुछ नहीं बोलता है। वो मुंह में पट्टी बांध के रखता है। उसको समाज से बड़ी पार्टी लगती है, उसको समाज से डर नहीं है। हमारे लोग पार्टी की ज्यादा सेवा करते हैं, समाज की कम। पार्टी की चिंता है उनको, समाज की नहीं है। अबे किसके भरोसे है? पार्टी पहले की समाज। जम के बोलो। नेता बड़ा की समाज, मंत्री बड़ा की समाज। तो उस समाज को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या है आपके पास? एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है, उसको बचपन से बताता है, बेटा ये तेरे जीने मरने का रास्ता है। एक क्रिश्चियन भाई उसके बच्चे के हाथ में बाइबल देता है। उनके चर्च चलते हैं, उनके स्कूल चलते हैं, दवाखाने चलते हैं। 16-16, 20-20 साल की लड़कियां सफेद कपड़े पहन के नन बन जाती है और समाज के लिए काम करती है। आरएसएस के भाई, एक ब्राह्मण भाई आरएसएस में अपने बच्चे को ले जाता है, शाखा में लेके जाता है, उसको तैयार करता है, उसको वेद पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, और आज पूरे देश में उन्होंने राज कर लिया। वो पूरे देश में अपने करते हैं। उसको अगर आरएसएस का जज भी रहेगा तो वो चड्डी पहन के शाखा में जाता है। अपना आदमी तो अपने समाज में नहीं आता है। थोड़ा ऑफिसर बन गया तो टाई वाई पहन लेता, उसको ऐसा लगता है मेरा समाज नहीं है। इतना गद्दार।
इतनी गद्दारी समाज के साथ, उसको समाज नाम की व्यवस्था समझी नहीं। जो समाज के आदमी से नमस्ते नहीं करता है, जय आदिवासी नहीं बोलता है, जय रेंगा कोरकू नहीं बोलता है, शर्म आती है उसको, नमस्कार भी नहीं लेता है, अपने आदमी से नमस्कार भी नहीं करता है, और उधर जाता है पंडित जी के पैर पड़ता है, वहां पे भगवान के पास 500 का नोट डालता है, चुपके से 200 का नोट निकालता है, पंडित जी को देता है। लेकिन जब समाज का आदमी उसके घर में जाता है, भैया मेरी बच्ची बीमार है यार, थोड़ा 100 रुपए दे दे, ये समाज का कार्यक्रम है, थोड़ा 50 रुपए दे दे, तो वो तुमको बोलता है दारू नहीं पीना, पढ़ाई करो। ये दो डायलॉग बहुत खतरनाक है। आजकल जितने ऑफिसर हैं ये डायलॉग को रट लिए इन्होंने, इनको भाषण देने लगाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चे दारू मत पियो, और तू क्या करेगा, वहां जाएगा मंदिर में। अबे इस व्यवस्था को, इस समाज को संभालने की जवाबदारी किसकी है? समाज के पढ़े लिखे लोगों की, जिनको नौकरियां लगी है, जो पढ़े लिखे थोड़ा समझ है, ऐसे लोगों को समाज की जवाबदारी है, जिसको समाज का हेडमैन बोलते हैं। लेकिन ऐसा बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, सुबह ड्यूटी जाता है, शाम में घर में आता है, इतवार को सो जाता है, टीवी और बीवी के अलावा कोई दूसरी चीज देखता ही नहीं, बहुत अच्छा आदमी है। ऐसा आदमी अपने लिए हेडमैन नहीं है, ऐसा आदमी डेडमैन है, मरा हुआ आदमी है, ये सामाजिक रूप से मरा हुआ है। ये रेंगा कोरकू की टीम का आदमी नहीं हो सकता, ये टंटा भील की टीम का नहीं हो सकता, बिरसा मुंडा की टीम का नहीं हो सकता। बिरसा मुंडा की टीम जिंदा लोगों की टीम है, आप उसी में से एक हो। आज के दिन मेरे लिए, आपके लिए, ये आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आने वाले समय में आपको सामाजिक निर्णय लेना है। नहीं तो पता चल रहा है रेंगा कोरकू के लगते जिगर आधे उधर आधे इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग एक जगह बैठो, समाज की व्यवस्था को समझो, समाज के लिए काम करो, ईमानदारी से अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन में दो। ये जो लड़के काम कर रहे हैं, भूखे पैसे रह के काम कर रहे हैं, ये ठाकुर दादा ये उम्र में काम कर रहा है, जब बिस्तर पे लोग सोते हैं, आराम से रहते हैं, शाम में एक पैक मारते, टीवी देखते हैं, मटन खाते हैं। लेकिन ये उम्र में दौड़ रहा है, बीच में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, किसको समझा रहा है? अरे भाई बैठ रहे भाई, एक जगह बैठना भी नहीं आता अपने को, सुनना भी नहीं आता, बैठते हैं, अरे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? इसकी जगह कोई रामायण का पाठ पढ़ाते तो बिल्कुल, अबे ये तो भगवान रेंगा कोरकू का पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये तो पहला पेज है, किताब शुरू होने की है। किसी दिन बैठेंगे, लड़कों को शिविर में लाओ, ट्रेनिंग दो, ये बात समझो, बिगड़ ट्रेनिंग के कुछ नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, दिमाग का कारखाना खोलो। सब लोग समझते हैं आदिवासी क्या है, सोचते ही नहीं है ये आदिवासी लड़की जा रही, इसके साथ कुछ भी कर ले, इसके समाज के लोग गांडू है, इस समाज के लोग बेवकूफ है, ये सोचते नहीं। तुम्हारे को ऐसा समझे कि भैया ये आदिवासी समाज के लोगों का विचारों से कोई लेना देना नहीं, कोई भी आता है अपने को समझा देता है। उस लायक बनो कि अपने समाज को खुद समझाओ। दुख तुम्हारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए, दुख हमारा है, शोषण हमारा हो रहा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए। अगर लड़ाई हमारी है तो विचारधारा भी हमारी होनी चाहिए, और विचारधारा हमारी है तो कुर्बानी भी हम ही लड़ेंगे। कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, ये नेता नहीं आएगा, मोदी नहीं आएगा, और तुम्हारी सोनिया गांधी नहीं आएगी। समाज की लड़ाई तो तुमको लड़ना है। अपनी सामाजिक जवाबदारी को समझो। हर आदमी एक घर के बाद में एक नेता मिल रहा है आजकल, सफेद कपड़े वाला। ये बीमारी बहुत फैल गई है। थोड़ा सा कुछ किया तो उसको लगता है मैं तो विधायक ही बनूंगा, उसको लगता है मैं समाज का सैनिक नहीं बनूंगा। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक सच्चा कार्यकर्ता बनाओगे तो समाज के लिए जिंदगी भर काम करेगा। ये सच्चाई है, ये काम करो। ये टेम्पररी काम नहीं करना, मजबूत काम करो, चाहे महिला हो या पुरुष। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस बच्चे की मां होशियार है उस बच्चे के साथ उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन जिस बच्चे की मां बेवकूफ है वो बच्चे का भविष्य नहीं है। हम लोग उपवास करते हैं, हमारे लोग उपवास करते हैं, शिवरात्रि का उपवास करते हैं,
रेंगा कोलकू बोलता था उपवास करना है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठो, अपने बच्चों के लिए करो, मंदिर जाने के लिए तैयारी मत करो, जेल जाने की तैयारी करो अपने बाल बच्चों के लिए। अगर रेंगा कोलकू को याद करना है तो उसकी लड़ाई लड़ो, उसके रास्ते पे चलो, उसके मार्ग पे चलो। मंदिर जाने की जरूरत नहीं है आज। अगर अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहते हो तो सड़क पे उतरो, जेल जाने की भी तैयारी करो, अपने अधिकारों की बात करो, अपने क्षेत्र में करो। अरे 5वीं अनुसूची की बात तभी कर पाओगे ना जब संगठित रहोगे। जल जमीन जंगल की बात करोगे तभी जब तुम संगठित रहोगे, जब तुमको समाज समझेगा। समाज समझेगा तो सामाजिक अधिकार समझेंगे, सामाजिक अधिकार समझेगा तो जीवन समझेगा सामाजिक। जिस समाज के अधिकार नहीं होते उसका कोई जीवन नहीं होता है। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या यह है कि गोंड अलग भग रहा है, भील अलग भग रहा है, कोरकू अलग भग रहा है, एक जगह नहीं आ रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी रोटी बगाड़ रहे हैं, सिर्फ छोटी सी राजनीति के खातिर अपने समाज को बांट रहे हो। अब ये काम रेंगा कोरकू ने क्यों नहीं किया रे? तू तो रेंगा कोरकू का भी बाप बन रहा है, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है, बाबा साहब का भी बाप है, महात्मा फुले का भी बाप समझ रहा है तू। ये टोपीबाज लोगों से सावधान रहो, सही में काम करना है, मिशन को चलाना है। आज मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं, मैं इसके पहले मेरे को ठाकुर दादा ने लाया, आज से 12 साल पहले मैंने निजात किया कि रेंगा कोरकू कौन है। मेरे को 12 साल लगे रिसर्च करने के लिए। अब मैं बता सकता हूं आपको, और मेरे को कोई भी पूछे, मध्य प्रदेश नहीं कोई भी गवर्नमेंट पूछे, मैं बता सकता हूं कि रेंगा कोरकू इस देश का बाप कैसे है, उसका इतिहास क्या है, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। आने वाले समय में केवल भारत के, मध्य प्रदेश के आदिवासी रेंगा कोरकू का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, विश्व के आदिवासी पढ़ेंगे। वो जगह के लिए काम करो, ईमानदार रहो, अपने समाज के साथ ईमानदार रहो। बिरसा मुंडा ने बोला था, आदमी आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। विचारों से गरीब मत बनो, सोचना शुरू करो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो। एक एक महिला कम से कम रोज 1200 से 2000 रुपए कमाना चाहिए। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो, मामा के भरोसे नहीं, काका के भरोसे नहीं, अपने भरोसे, अपने भरोसे ये तैयारी करो। कैसे कमाएंगे 2000 रुपए रोज? अब लोग, नौकरियां नहीं है, आरक्षण नहीं है, सब खत्म हो रहा है। जिन ब्राह्मण भाइयों की बात करते थे आज बेचारे वो भी बियर बार के सामने चौकीदारी कर रहे हैं, वो शौचालय, सार्वजनिक शौचालय संभाल रहे हैं। इन लोगों ने उनको नहीं बचाए तो तुमको क्या बचाएगा? तुम्हारी लड़ाई खुद लड़ना है। अपने लोग गड्ढे खोदने का काम करते हैं, गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं मिलेगा। झाड़ू मारने का काम करते हैं, झाड़ू मारने की भी मशीन निकल गई है। बची नौकरी सिर्फ पुलिस की है, और पुलिस में कैसे अलग अलग एरिया में, बस्तर में देते हैं, गढ़चिरौली में देते हैं, ऐसी जगह गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास लोगों को पुलिस की नौकरी मिल रही है, मरने के पैसे दे रहे हैं। पुलिस की भी हालत क्या है? उसकी 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 ये नौकरी भी बंद हो जाएगी। अभी इन्होंने उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया। आजकल वो तगड़े वगड़े लड़के लेके आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो बाउंसर। अभी मिनिस्टर के साथ भी बाउंसर घूम रहे, पुलिस वाले नहीं घूम रहे। अबे वो तड़का लिया है ना, उसको सरकार ने दी है ना नौकरी, उसका महत्व क्या है? बाउंसर बाउंसर कहां से आ गया? ये व्यवस्था ऐसी बन रही है। अब तुमको चौकीदारी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। जैसा ये बताते हैं आदिवासी है, तो सामने वाला नीचे से ऊपर तक देखता है, इसकी औकात कुछ नहीं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। ये एरिया के 1.5 तलाई के आदिवासी लोग नागपुर में आए थे। आप बोलेंगे मैं नाम बताता हूं, लेकिन मेरी भी मां है, वो भी मेहनत करती, मेरी भी बहन है, कोरकू समाज की थी। पूरा परिवार लेके आए थे 12 लोगों का, और बेचारे वो
दिन भर मेहनत कर रहे थे। वो ठेकेदार उनको 500 रुपए की रोजी लेके गया था, उनके हाथ में 300 रुपए 200 रुपए टिकाता था। वो किसी को बोल नहीं पा रहे थे। तो वो आदमी जिसको मैंने दिन भर होते हुए देखा, शाम में वही आदमी गणेश मंदिर करके एक एरिया है नागपुर के रेलवे स्टेशन के सामने, वहां पे वो भीख मांग रहा था। मैंने बोला खड़े हो, नाम क्या है? तो बोला रामदेव। मैंने पूरा नाम बता। काजदेकर। मैंने बोला कोरकू है? हाँ। मैंने बोला मैं भी आदिवासी। मैंने बोला तू वहां पे मेहनत कर रहा था, गड्ढा खोद रहा था, तू भीख क्यों मांग रहा है? दादा मेरे को 200 रुपए दिए, बोले मेरे बच्चों के लिए खाना दिया, मैं क्या करूं? बोले मेहनत भी करने के बाद थोड़ी भीख मांग के अपना खाना खा लूंगा। ये हमारे लोगों की हालत है। हमारी मां बहनों के साथ क्या होता है? ठेकेदारी के नाम पे ले जाते हैं, उनका शोषण करते हैं, हंसते हैं।